हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपनी इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 5 से लेकर 7 अप्रैल 2026 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और कल से आपकी क्लासेस जो होंगी वो रेगुलर हो जाएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से पिछली क्लास में आपने देखा भी होगा सर्दी जुकाम ज़्यादा था, तो इस वजह से कल मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इस वजह से देखा जाए तो आज ये क्लास आपकी आई है। और रविवार को जो क्लास आई थी यूपी स्पेशल की आई थी, उसको आप देखिए। साथ ही साथ एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा को लेकर जो भी आपके सवाल थे उन सवालों का जवाब भी दे दिया गया। और एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा से संबंधित जो आपकी क्वेरी हो तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं कौन कौन सी किताबें हमारी आ रही हैं। और किताबें पूरी किताबें देखा जाए 15 अप्रैल तक प्रकाशित हो जाएंगी, जितने भी सीरीज मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 5 से 7 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर समाचार पत्रों का निचोड़ है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, हाईकोर्ट, आरओआरओ, लेखपाल, यूपी एसआई, साथ ही साथ यूपी पुलिस तथा अन्य सभी जो एक दिवसीय एग्जाम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, एमपी पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी राज्य पीसीएस की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, उस पीसीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखा जाए पूरा कंटेंट तैयार किया जाता है जो आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए एक एक कर खबरों पर चर्चा करते हैं। पिछले तीनों दिन के महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सबरीमाला केस। अब यहाँ पर देखा जाए एक बार फिर से ये सबरीमाला केस जो है चर्चा में आ गया। ठीक है, चर्चा में एक बार पुनः आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ यहां पर अंतिम सुनवाई करेगी। जो सबरीमाला केस था उस पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच यहां पर गठित की गई है और ये अंतिम सुनवाई यहां पर करने जा रही है। ठीक है, देखते हैं ये सुनवाई देखा जाए तो आज से प्रारंभ हुई है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ 7 अप्रैल 2026 से सबरीमाला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश से जुड़े भेदभाव मामलों की अंतिम सुनवाई करेगी। ठीक है, देखा जाए तो इस पीठ में सीजेआई सूर्यकांत सहित जस्टिस बीबी नागरत्ना, एम सुंदरेश, यहां पर देखा जाए एहसानुद्दीन, अमरुल्लाह, अरविंद कुमार, आगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्न नबी वाराले, आर महादेवन और जयमाल्या बागची, ये 9 जज हैं। ठीक ठीक है, ये 9 जज हैं जो इस पीठ में सम्मिलित है। तो आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे और अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। तो यहां पर आपको पता ही है, जब सीजेआई खुद सम्मिलित है इस पीठ में तो जाहिर सी बात है जो सबसे सीनियर होगा वही अध्यक्षता करेगा। तो सीनियर कौन है? सीजेआई है। तो अध्यक्षता भी यहां पर देखा जाए सीजेआई के द्वारा की जा रही है। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है कि सबरीमाला केस पर गठित 9 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? सूर्यकांत के द्वारा, जो जस्टिस सूर्यकांत है इनके द्वारा की जा रही थी। 9 जज कौन कौन से थे, नाम याद रख सकते हैं आप। और 7 अप्रैल 2026 से यानी कि आज के दिन से इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई है। देखा जाए मामला धार्मिक स्वतंत्रता बनाम लैंगिक समानता के संवैधानिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर चर्चा करें, वर्ष 2018 में 5 जजों की पीठ ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर यहां पर देखा जाए लगा जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया था। यानी कि पहले 5 जजों की जो पीठ थी उसके द्वारा सुनवाई की गई थी, उसमें 10 से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएं थी उनके प्रवेश पर जो प्रतिबंध पहले लगा हुआ था उसको हटा दिया था। ठीक है, चलिए और अब यहां पर देखा जाए फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी बेंच थी उसके सामने केस गया। तो अब यहां पर 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। चलिए देखते हैं। यह सुनवाई मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 और 25 साथ ही साथ जेंडर जस्टिस के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये मुख्य परीक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबरीमाला केस से रिलेटेड सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे गए थे। 2018 का जो इंटरव्यू था 2018-19 का, उस टाइम पर न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, उस टाइम पर सबरीमाला केस बहुत चर्चा में रहा था। इससे संबंधित सवाल, सबरीमाला मंदिर से संबंधित सवाल, साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता बनाम लैंगिक समानता से संबंधित सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। जीएस पेपर 2 से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इंटरव्यू में तो आपसे सवाल पूछा ही जाता है। साथ ही साथ जो इंडियन सोसाइटी वाला टॉपिक है वहां से भी आप इस प्रश्न को रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए इसरो का मिशन मित्र। अब ये जो मिशन मित्र है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गगनयान के लिए क्रू सेफ्टी अध्ययन है। ये जो मिशन मित्र है इसरो के द्वारा शुरू किया गया, ये बेसिकली है क्या, किस उद्देश्य से मिशन मित्र शुरू किया गया है? तो गगनयान जो हमारा मिशन होगा उसके लिए जो क्रू है, क्रू मेंबर जो होंगे, उनकी सेफ्टी के अध्ययन करने के लिए मिशन मित्र इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। चर्चा करते हैं। इसरो ने 2 से 9 अप्रैल तक लेह लद्दाख में मिशन मित्रा संचालित किया, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए पहली टीम बिहेवियरल स्टडी है। यानी कि देखा जाए जो क्रू मेंबर जाएंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने के बाद उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, क्या उनके अंदर परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से वो ग्रेविटी को अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अनुभव वहां पर किया जाएगा, उसी चीज का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है और इसी के लिए इसरो के द्वारा मिशन मित्र प्रारंभ किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखा जाए तो यह अध्ययन गगनयान मिशन के क्रू गगनयात्री और ग्राउंड टीम के बीच में तालमेल तथा निर्णय क्षमता को समझने हेतु किया गया है। यानी कि ये जो मिशन मित्र है बेसिकली उद्देश्य यही है कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री, गगन यात्री जो है वो अंतरिक्ष में रहेंगे, ठीक है, गगन में रहेंगे, और
जो हमारी ग्राउंड टीम है, ग्राउंड स्टेशन में बैठी हुई जो हमारी टीम है, किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस प्रकार से देखा जाए उनके स्वास्थ्य पर असर को, जो स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है या फिर जो ग्रेविटी है उसका असर कैसे हो रहा है, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है, सारे कोऑर्डिनेट्स को देखा जाए तो एक तरीके से जैसे टेस्ट होता है ना कि आप ट्राई बॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं तो ट्राई बॉल खेलते हैं, या फिर आप परीक्षा में बैठने से पहले मॉक देते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो मॉक टेस्ट की तरह ही ये है। ठीक है, यहां पर देखा जाए मिशन का उद्घाटन इसरो प्रमुख वी नारायणन ने किया तथा इसमें देखा जाए IAF इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन भी पार्टिसिपेट, यहां पर देखा जाए पार्टिसिपेंट रहा यानी कि भागीदार रहा। ठीक है, देखते हैं अध्ययन में हाई एल्टीट्यूड यानी कि 3500 मीटर की हाइपोक्सिया कम तापमान व आइसोलेशन जैसी परिस्थितियों में फिजियोलॉजिकल तथा साइकोलॉजिकल प्रभावों का विश्लेषण किया गया। ठीक है, बेसिकली यहां पर जो शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव है तथा साइकोलॉजिकल प्रभाव है, बॉडी पर पड़ने वाला यानी कि मानसिक प्रभाव जो है उसका यहां पर अध्ययन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्रू सेफ्टी, स्ट्रेस मैनेजमेंट तथा मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करना था। चलिए आगे देखते हैं, भूमिका यादव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फ्रांस की एक प्रसिद्ध लग्जरी ब्रांड है शैनेल। अभी जो शैनेल है इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी। ठीक है, कियारा आडवाणी, शैनेल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, लग्जरी ब्रांड है शैनेल, उसके द्वारा देखा जाए कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और यहां पर हुआ क्या है कि शैनेल के लिए रैंप वॉक करने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बनी है? भूमिका यादव बनी है। ठीक है, भूमिका यादव छत्तीसगढ़ के रायपुर की 19 वर्षीय मॉडल है जिन्होंने वैश्विक फैशन जगत में नई पहचान बनाई है। वे लग्जरी ब्रांड शैनेल के लिए रैंप वॉक करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय मॉडल में शामिल हुई है। ठीक है, उनका जन्म देखा जाए तो 27 जनवरी 2006 को हुआ था और उन्हें यंग अचीवर, जो इनको यंग अचीवर भी बनाता है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भूमिका यादव अपने सांवले रंग और यूनिक लुक से पारंपरिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चुनौती देती हैं। ये उपलब्धियां भारतीय मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में देखा जाए डाइवर्सिटी तथा इंक्लूसिविटी, जो इंक्लूसिविटी है, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको नाम क्या याद रखना है? भूमिका यादव का नाम याद रखना है। कहां से इनका संबंध है? छत्तीसगढ़ से है और शैनेल के लिए रैंप वॉक करने वाले सबसे युवा भारतीय है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं पायल नाग के बारे में। ये नाम याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, शीतल देवी का नाम आपने सुना ही होगा। शीतल देवी का नाम आपने जाना होगा कि कश्मीर से आती हैं, उनके हाथ नहीं है, पैरों से तीरंदाजी करती हैं। अब यहाँ पर पायल नाग का नाम आपको याद रखना है, पायल नाग के ना हाथ है ना पैर है। ठीक है, और उन्होंने बैंकॉक पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए चर्चा करते हैं। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज बैंकॉक अप्रैल 2026 में भारत ने 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रांज, कुल 16 मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। ये तो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि कौन सा स्थान पर रहा वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में। भारत शीर्ष स्थान पर रहा, पहले स्थान पर रहा। यहां पर देखा जाए टोटल 16 मेडल जीते, 16 मेडल में 7 गोल्ड था, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज था। ठीक है, ये तो शुरुआती बात हो गई, पूरी टीम की बात हो गई। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे पायल नाग के बारे में जो बहुत चर्चा में रही। ठीक है, और जो पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है सबसे, वही पायल नाग का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और खास बात यह है, एक चीज आपको याद रखना होगा कि ऐसे सवाल, ऐसे पॉइंट्स जो न्यूज़पेपरों में छाए रहते हैं वही आपके करंट अफेयर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, वही आपके करंट अफेयर में पूछे भी जाते हैं, वहां से संबंधित सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए 18 वर्षीय पायल नाग ने महिला कंपाउंड फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी को 136 से हराकर गोल्ड जीता है। यानी कि यहां पर देखा जाए जो पॉइंट टेबल था, पॉइंट टेबल में जो पायल नाग थी इनका स्कोर 139 था, जबकि शीतल देवी जो थी इनका स्कोर 136 था। ठीक है, यहां पर देखा जाए पायल का यह पहला सीनियर इंटरनेशनल गोल्ड है जो शीतल पर उनकी दूसरी जीत, यानी कि जनवरी 2025 के बाद देखा जाए शीतल देवी पर दूसरा जीत उनका है। साथ ही साथ पायल नाग का यह पहला सीनियर इंटरनेशनल गोल्ड भी था। अन्य विजेताओं में टोमन कुमार, भावना ने गोल्ड जीता, जबकि हरविंदर सिंह तथा स्वाति चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता था। यह प्रदर्शन भारत की पैरा स्पोर्ट्स क्षमता तथा ग्लोबल स्पोर्ट्स डोमिनेशन को भी दर्शाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पायल नाग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि देखा जाए सब जब ये आर्चर बनी यानी कि तीरंदाज बनी, तीरंदाज से पहले इनके एक तो हाथ पैर है नहीं। ठीक है, जो पैर है पैर घुटने तक है और हाथ नहीं है इनके। ठीक, और तीरंदाज बनने से पहले ये आर्टिस्ट थी, ये अपने मुंह से पेंटिंग करती थी, ब्रश को मुंह से पकड़ती थी और पेंटिंग करती थी। और अब देखा जाए तो प्रतिभा जहां पर होती है
अगर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है तो वो अपने लक्ष्य को हासिल ही कर लेता है। जाना कहीं और था, डेस्टिनी कहीं और थी, और आप देख लीजिए डेस्टिनी कहाँ पर गोल्ड जिता कर लेके चली गई। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। आचार्य बालकृष्ण को विश्व आयुर्वेद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये आचार्य बालकृष्ण पतंजलि वाले जो है, ठीक है, उनको देखा जाए विश्व आयुर्वेद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। चर्चा करें। समारोह का आयोजन यूनेस्को हाउस में किया गया जिसमें देश विदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेद, हर्बल मेडिसिन और योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सम्मान भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। परीक्षा में डायरेक्टली आपका नाम पूछेगा तो आपको टिक कर देना है आचार्य बालकृष्ण को। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए सेम पॉइंट रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं टाटा ट्रस्ट विवाद। अब यहां पर देखा जाए टाटा ट्रस्ट के बीच में कुछ विवाद हुआ जिसके कारण से जो वेणु श्रीनिवास थे इन्होंने ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वेणु श्रीनिवास इनको बनाया गया था ट्रस्टी। अब यहां पर देखते हैं किस ट्रस्ट में ये ट्रस्टी थे। तो वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ट्रस्ट से जुड़े बाई हीराबाई जमशेद जी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यह घटना उस समय सामने आया जब पूर्व ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने उनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए मिस्त्री ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर के समक्ष शिकायत दर्ज कर नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे और यह मामला देखा जाए कारपोरेट गवर्नेंस तथा ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े विवादों को उजागर भी करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाई हीराबाई जमशेद जी टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यहां पर देखा जाए इंस्टीट्यूशन से किसने इस्तीफा दिया है, वेणु श्रीनिवासन ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए ये वेणु श्रीनिवासन जो थे ये टीवीएस इंडिया के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। ठीक है, ये किताब का नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें ये लाइन भी आती है। चलिए देखते हैं मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक आशुतोष अग्निहोत्री हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं या फिर कोई अन्य एग्जाम आप दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, लोअर पीसीएस का दे रहे हैं, आपके लोअर पीसीएस की परीक्षाएं आ रही हैं, ठीक है, एग्जाम उसका होने वाला है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें भी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो बुक्स वाला सेक्शन होता है, ठीक, हर एग्जाम में अब यहां पर दो चीज होती है, एक तो जीएस इतिहास की किताबें पूछ लेता है ज्यादातर, और एक जो करंट अफेयर होता है सीए वाला पोर्शन होता है। इसमें देखा जाए जो चर्चित पुस्तकें रहती हैं, अब वो चर्चित पुस्तकें कौन सी, या तो उस पुस्तक के लिए किसी को अवार्ड दिया गया हो, और या तो ऐसा हो कि उस पुस्तक को किसी विशिष्ट पर्सन के द्वारा विमोचित किया गया हो और जाने माने राइटर की वो किताब हो, तो वो किताबें आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको याद रखना है कि जो आशुतोष अग्निहोत्री है बेसिकली ये है कौन, ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर यहां पर तैनात है, और इनके द्वारा किताब लिखी गई है सब पर राम तपस्वी राजा। और किसके द्वारा विमोचन किया गया है, अजय कुमार भल्ला के द्वारा विमोचन किया गया है। और ये अजय कुमार भल्ला कौन है, ये मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक है, देखा जाए तो पुस्तक में रामायण के पात्रों को काव्यमय तथा संवादात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। राज्यपाल ने देखा जाए तो साहित्य समाज का दर्पण है और जो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया था इस विमोचन के दौरान। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इस पुस्तक जो है भारतीय संस्कृति व शाश्वत मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा सब पर राम तपस्वी राजा किसने लिखा है, आशुतोष अग्निहोत्री ने, जो कौन है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। विमोचन किसके द्वारा किया गया, अजय कुमार भल्ला के द्वारा किया गया जो मणिपुर के राज्यपाल है। ठीक है, चलिए वीर विक्रम यादव के बारे में चर्चा करते हैं। अब ये जो वीर विक्रम यादव है ये कौन बने हैं, तो ये डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, देखते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी कि एसीसी ने 31 मार्च 2026 को वीर विक्रम यादव को डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल डीजीसीए के पद पर नियुक्त किया है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन नियुक्त किया है। यहां पर देखते हैं वे 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और यह नियुक्ति सिविल एविएशन मंत्रालय के तहत हुई है। यहां पर चर्चा करें, उन्होंने फैज अहमद किदवई का स्थान लिया, यानी कि जब डीजीसीए के अध्यक्ष वीर विक्रम यादव बने उनसे पहले कौन थे, उनके पहले थे फैज अहमद किदवई, ये नाम याद रखिएगा, जिन्हें डीओपीटी में अतिरिक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया है। अब यहां पर देखा जाए डीओपीटी के अतिरिक्त सचिव कौन बन गए हैं, फैज अहमद किदवई बन गए हैं। चर्चा करें
यह बदलाव वरिष्ठ नौकरशाह फेरबदल ब्यूरोक्रेट यहाँ पर देखा जाए ऋषिफल का हिस्सा है। आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो डीजीसीए है, यह भारत में विमानन सुरक्षा तथा नियमन की प्रमुख संस्थान है। आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, इंडिगो ने विलियम वॉल्स को नया सीईओ नियुक्त किया है। नियुक्ति के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, कि परीक्षण डायरेक्टली पूछेगा कि इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं। और इंडिगो पिछले 3-4 महीनों में चर्चा में भी रहा था, जो मूल्य वृद्धि हुई थी, मूल्य वृद्धि के कारण। ठीक है, इंडिगो ने मार्च 2026 में विलियम वॉल्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल अगस्त 2026 से शुरू होगा, यानी कि अगस्त 2026 में ऑफिशियली अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। इनका देखा जाए जो घोषणा हुई है कि इंडिगो के सीईओ अगले कौन होंगे, विलियम वॉल्स होंगे, इसकी घोषणा मार्च 2026 में ही कर दी गई थी। ठीक है, वे पीटर एल्बर्स के स्थान लेंगे। किसका? पीटर एल्बर्स का स्थान लेंगे। चलिए देखते हैं। मार्च 2026 में ऑपरेशनल संकट, जिसमें 4500 उड़ानें रद्द हुई थी, उसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विलियम वॉल्स के पास 40+ वर्षों का एविएशन अनुभव है, और यहां पर देखा जाए खास बात यह है कि उन्होंने एयर लिंग्विस्ट, ब्रिटिश एयरवेज तथा आईएजी के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि वे आईएटीए के डायरेक्टर जनरल 2021 से 2026 तक भी रहे हैं, जो वैश्विक एविएशन नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो गया महत्वपूर्ण पॉइंट विलियम वॉल्स से। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश बुनकरों के लिए 150 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई है। अब यहां पर देखा जाए 150 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली योजना किसके लिए? बुनकरों के लिए। किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की है। चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री इंद्र चंद्रबाबू के नेतृत्व में देखा जाए 1 अप्रैल 2026 को मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। योजना का वार्षिक बजट 150 करोड़ रुपए है, जिसका उद्देश्य हैंडलूम तथा पावरलूम बुनकरों की लागत को कम करना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए हैंडलूम बुनकरों को 200 यूनिट प्रतिमाह तथा पावरलूम ऑपरेटर्स को 500 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। चर्चा करें। योजना के तहत 4,000 रुपए का मासिक पेंशन, 90% मशीनरी सब्सिडी तथा 15% यार्न रिबेट और 5 करोड़ रुपए का थ्रिफ्ट फंड जैसी सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बुनकरों के लिए 150 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है, जिसके तहत होगा क्या कि जो बुनकर है, हैंडलूम बुनकर, उनको 200 यूनिट हर माह बिजली फ्री में दी जाएगी, और जो पावर लूम ऑपरेटर है उनको 500 यूनिट बिजली हर माह फ्री में प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं। एएसएफ अवार्ड 2025। अब ये जो एएसएफ अवार्ड 2025 है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2025 के बारे में अनाहत सिंह व अभय सिंह को, ठीक है, अनाहत सिंह व अभय सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सम्मानित किया गया है। चर्चा करें। अनाहत सिंह और अभय सिंह को एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा, किसके द्वारा? एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम जो ये दोनों खिलाड़ी अनाहत सिंह और अभय सिंह, एमपीपीसीएस एग्जाम है। ठीक है, एमपीपीसीएस की जो प्री की परीक्षा होती है, इसके प्री की खासियत ये होती है कि हर बार 2 प्रश्न जो आएगा वो खेल से आएगा। ठीक, और इस खेल की खासियत ये होती है यहां पर खेल के प्रश्नों में कि एक प्रश्न जो होता है वो खेल की जो शब्दावलियां होती हैं, ठीक है, शब्दावली वहां से पूछेगा, और एक प्रश्न पूछेगा खिलाड़ी से कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि अनाहत सिंह और अभय सिंह जो है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है स्क्वैश से है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए एशियन स्क्वैश फेडरेशन के द्वारा किसको सम्मानित किया गया? अनाहत सिंह और अभय सिंह को सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह को गर्ल्स अंडर 19 श्रेणी में तथा अभय सिंह को देखा जाए मेंस कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल हुई है। देखा जाए तो यह सम्मान 2024-25 सीजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह मई 2026 में पांझियाओ चीन में आयोजित 33वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप के दौरान होगी। यहां पर बात करें जापान की सातोमी यहां पर देखा जाए सातोमी वतनाबे को महिला वर्ग में तथा भारतीय पुरुष टीम को देखा जाए टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो यहां पर 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहां पर देखा अनाहत सिंह और अभय सिंह, इनको देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और अनाहत सिंह कौन सी कैटेगरी में? अंडर 19 में। और जो अभय सिंह है उनको मेंस कैटेगरी में चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 चर्चा करते हैं। स्काई ट्रैक्स के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट को 14वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, अब ये जो चांगी एयरपोर्ट है कहाँ का है? सिंगापुर का है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कहाँ का है? सिंगापुर का है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट
14वीं बार इसको देखा जाए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। दक्षिण कोरिया का जो सियोल एयरपोर्ट है इसको दूसरे स्थान पर है ये, और जापान का जो टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन, चांगी एयरपोर्ट, दूसरे स्थान पर सियोल एयरपोर्ट और तीसरे स्थान पर टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट रहा। भारत के 5 एयरपोर्ट टॉप 100 में शामिल हुए, ठीक है, जिनमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28वें स्थान पर रहा। यानी भारत की ओर से शीर्ष कौन सा रहा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद देखा जाए कैपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु ने बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट तथा राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद ने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ भारत व दक्षिण एशिया में यह पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, ये रैंकिंग देखा जाए तो एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता, यात्री अनुभव तथा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होता है। जो रैंकिंग जारी की जाती है बेसिकली 3 चीजों पर फोकस किया जाता है, एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पर फोकस किया जाता है, यात्रियों का अनुभव कैसा रहा तथा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का कैसा है। इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। सिंगापुर लगातार 14वीं बार पहले स्थान पर रहा। इंडेक्स और रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन, संसद के भित्ति चित्रों में भारत का इतिहास। अब ये जो किताब लिखी गई है टाइड्स ऑफ टाइम, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है और सुधा मूर्ति से रिलेटेड जो किताब है आपके परीक्षा में पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में। तो यहाँ पर देखिए सीपी राधाकृष्णन ने सुधा मूर्ति द्वारा लिखित टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक संसद भवन में लगे 124 भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत के सभ्यतागत यात्रा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास सम्मिलित किया गया है, जो अशोक, शिवाजी महाराज, भक्ति आंदोलन तथा दांडी मार्च इत्यादि यहां पर समाहित किया गया, दिखाया गया है। यह पुस्तक भारतीय सांस्कृतिक विरासत में नई पीढ़ी तक सरल रूप में पहुंचाने में सहायक भी होगी। ठीक है, तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, टाइड्स ऑफ टाइम, किसके द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा। विमोचन किसके द्वारा किया गया है, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, AR रहमान बने यामा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये ही पॉइंट आपको याद रखना है कि यामा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नाम क्या है उनका, AR रहमान नाम है। इतना पॉइंट याद रखिए, बाकी चीजें यहाँ पर डिटेल की गई है, आपको PDF पे आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टेमिस मिशन। अब ये जो आर्टेमिस 2 मिशन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं, नासा ने 1 अप्रैल 2026 को ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकंड मिशन को लॉन्च किया है, जो 1972 के बाद चंद्रमा की ओर पहला मानवयुक्त अभियान भी है। ठीक है, चंद्रमा की ओर, चंद्रमा पर नहीं, चंद्रमा की ओर, क्योंकि ये जो आर्टेमिस मिशन भेजा गया है ये करेगा क्या, ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा के वापस चलाएगा पृथ्वी पर। ठीक है, 10 दिन का मिशन है। यहाँ पर देखा जाए शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट से ओरियन स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से देखा जाए 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन के लिए चंद्रमा के फ्लाई बाय मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। क्रू में कौन कौन शामिल है, कमांडर रीड वाइसमैन शामिल है, विक्टर ग्लोवर जो डीप स्पेस जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, विक्टर ग्लोवर ये डीप स्पेस में जाने वाले पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री है, ये नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ में क्रिस्टीना कोच, अब ये क्रिस्टीना कोच कौन है, डीप स्पेस में जाने वाली पहली महिला है, ये भी नाम याद रखिएगा। और जेरेमी हेंसन का नाम याद रखिएगा। यहां पर देखा जाए जेरेमी हेंसन कहां के हैं, ये कनाडा के हैं। कहां के, कनाडा के हैं, और चंद्रमा मिशन पर जाने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, चंद्रमा मिशन पर, यहां पर देखा जाए चंद्रमा मिशन पर जाने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति। इससे पहले जितने भी लोग गए हैं वो सब अमेरिकन थे, लेकिन जेरेमी हेंसन पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा मिशन पर जा रहे हैं और चंद्रमा मिशन पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यह मिशन भविष्य के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आवश्यक सिस्टम्स का परीक्षण भी करेगा। आगे चर्चा करते हैं अश्वनी भिड़े के बारे में। अश्वनी भिड़े जो है ये BMC की पहली महिला आयुक्त बनी है, ये नाम याद रखिएगा। BMC की पहली महिला आयुक्त कौन बनी है, क्या नाम है इनका, अश्वनी भिड़े इनका नाम है। वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्वनी भिड़े 1995 बैच की अधिकारी है। ये BMC की नई आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया। वे भारत के सबसे समृद्ध नागरिक निकाय की पहली महिला प्रमुख बनी है। ठीक है, देखा जाए मुख्यमंत्री कार्यालय में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने कार्य भी किया है। मेट्रो वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो एक्वा लाइन था उस परियोजना का इन्होंने सफल नेतृत्व किया था। इसी वजह से जो अश्वनी भिड़े हैं, इनको अश्वनी भिड़े को क्या कहा जाता है, मेट्रो वुमेन कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि जो मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं,
उनकी नियुक्ति भूषण गगरानी के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है, जो हालिया नागरिक चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे, इनका निधन हो गया। इनका संबंध देखा जाए मूल रूप से बिहार से था। ठीक है, यहाँ पर सूरीनाम में जो इनके दादा परदादा थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गन्ने की खेती करने के लिए लेकर गए थे, और फिर वहाँ पर देखा जाए चंद्रिका प्रसाद संतोखी वहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति। इनका हाल ही में देखा जाए 30 मार्च को इनका देहांत हो गया। देखते हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का 30 मार्च 2026 को 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और आर्थिक सुधारों के लिए वे जाने गए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे पुलिस आयुक्त और न्याय मंत्री रहे थे, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता था, उनको शेरिफ कहा जाता था। शेरिफ किसका उपनाम था? शेरिफ इनका उपनाम था। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का। ठीक है, वे बिहार मूल के इंडो सूरीनामी हिंदू परिवार से थे, और यहां पर देखा जाए उन्होंने संस्कृत में शपथ लिया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वे राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने संस्कृत भाषा में शपथ लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होगा। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि 14 अप्रैल 2026 को अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा। यह पहला अमरावती क्वांटम वैली जो ये पहल है, ये पहल अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा है और नेशनल क्वांटम मिशन के अनुरूप है। यानी कि जो पहल है ये अमरावती क्वांटम वैली, ठीक है, जो अमरावती को देखा जाए क्वांटम कंप्यूटिंग का हब बनाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसी के अनुरूप यहां पर देखा जाए तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहां पर लॉन्च किया जाएगा? अमरावती में लॉन्च किया जाएगा। यहां पर बात करें अमरावती क्वांटम वैली का लक्ष्य क्या है? 2030 तक आंध्र प्रदेश को शीर्ष 5 वैश्विक क्वांटम टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करना। चर्चा करें, परियोजना के तहत क्रायोजेनिक्स, फोटोनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम डिवाइस के स्वदेशी विकास किया जाएगा। इसमें एआई टेक्नोलॉजीज, रियल टाइम डेटा सिस्टम, डिजिटल हेल्थ के एकीकरण के साथ साथ में एआई डॉक्टर, एआई ट्यूटर तथा एआई एग्रोनोमिस्ट जैसी सेवाएं यहां पर विकसित की जाएंगी। आगे चर्चा करते हैं, मैसूर में ब्रिक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ। ठीक है, यहां पर देखा जाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR CFTRI मैसूर में देखा जाए BIRAC बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी देखा जाए, ये केंद्र जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के तहत स्थापित किया गया है। यानी कि जो BIRAC है, इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। यहां पर देखा जाए इसी के तहत ये बायोनेस्ट स्थापित किया गया है। कहां पर? मैसूर में। चलिए आगे देखते हैं, इसका उद्देश्य फूड बायो प्रोसेसिंग और बायोटेक्नोलॉजी शोध में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह स्टार्टअप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप तथा फंडिंग सहायता प्रदान कर आइडिया को व्यावसायिक तकनीकी में बदलने में मदद करेगा। आगे चर्चा करें, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी गई है। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, गोवा सरकार ने संपन्न प्लेटफॉर्म अपनाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ठीक है, अभी जो संपन्न प्लेटफॉर्म है, इसका देखा जाए फुल फॉर्म भी देखा जाएगा, उसके पहले जान लेते हैं। गोवा सरकार और कोच्चि पोर्ट अथॉरिटी ने संपन्न यानी कि सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट फॉर पेंशन प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए MOU हस्ताक्षरित किया है, जो संचार मंत्रालय के तहत टेलीकॉम विभाग यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन विभाग है उसकी डिजिटल पेंशन प्रबंधन सिस्टम है। ठीक है, यहां पर जो संपन्न है, संपन्न बेसिकली क्या है? संपन्न टेलीकॉम विभाग के अंतर्गत डिजिटल पेंशन प्रबंधन सिस्टम है। और संपन्न का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। ठीक है, यह है इसका पूर्ण रूप। चर्चा करें तो यह समझौता पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, कुशल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यह पहल क्लाउड आधारित एंड टू एंड सिस्टम के माध्यम से नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करेगा। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए संपन्न को CGCA द्वारा विकसित किया गया है और यह प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एयर इंडिया ने तेल अवीव उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। एयर इंडिया ने 5 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली से तेल अवीव यानी कि इजराइल जाने वाले जो रूट के सभी उड़ानें हैं, इनको 31 मई 2026 तक सस्पेंड कर दिया है। यह निर्णय वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था कि कोई भी रात
ईरान की आखिरी रात हो सकती है और वो रात कल हो सकती है, ऐसा कुछ ट्वीट किया था। और उसके बाद देखा जाए एयर इंडिया ने अपने जो सारी उड़ानें हैं 31 मई तक देखा जाए तो उनको सस्पेंड कर दिया है। देखा जाए तो ये इस फैसले से 40,000 प्लस भारतीय यात्री प्रभावित होंगे और अब जॉर्डन या मिस्र के रास्ते उनको यात्रा करनी पड़ेगी। और ये सेवा 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी, यानी कि भारत और तेल अवीव के बीच में देखा जाए जो यात्रा हुई थी एयर इंडिया की प्रारंभ, वो 1 जनवरी 2026 से ही प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जिसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से सप्ताह में 4 उड़ानें संचालित हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं, नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस की भारत यात्रा। अब ये जो नेविस है, नेविस देश करेबियाई देश है, ठीक है, सेंट किट्स एंड नेविस करेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है और वहां के जो विदेश मंत्री है डेंजिल डगलस, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, डेंजिल डगलस 5 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली पहुंचे और ये उनकी आधिकारिक भारतीय यात्रा है। ठीक, सेंट किट्स और नेविस करेबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यहाँ पर देखा जाए इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना तथा आर्थिक व व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसी अवसर पर देखा जाए भारत में सेंट किट्स और नेविस की हाई कमीशन का उद्घाटन भी किया गया, यानी कि भारत में जो सेंट किट्स और नेविस है इसने अपना उच्चायोग भी स्थापित किया है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर लियोनोव का निधन हो गया है। अलेक्जेंडर लियोनोव का निधन हो गया, चर्चा करते हैं। अलेक्जेंडर लियोनोव ने 5 अप्रैल 2026 को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वे ब्रह्मोस परियोजना से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक थे। वे एनओपी मशीनो एस्ट्रोयोनिया, ठीक है, मशीनो एस्ट्रोयोनिया के सीईओ तथा चीफ डिजाइनर भी थे, जो भारत रूस ब्रह्मोस एरोस्पेस की साझेदार कंपनी थी। यहां पर देखा जाए जो ये अलेक्जेंडर लियोनोव है, इन्होंने जेरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सहित ग्रेनाइट, वुल्कॉन तथा बेस्टियन जैसे सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अब यहाँ पर यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल डीआरडीओ और रूस के सहयोग से विकसित किया गया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो विश्व की सबसे तेज मिसाइलों में सम्मिलित है। क्या आप बता सकते हैं जो ब्रह्मोस नाम पड़ा, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां पर देखा जाए रूस की कौन सी नदी थी जिसके नाम पर यहां पर इसका नाम ब्रह्मोस दिया गया। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं, दिव्या सिंह बनी एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह 5 अप्रैल 2026 को काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिलिंग कर पहुंचने का इतिहास रच दिया है। वे ऐसा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला बन गई हैं। उन्होंने यह चुनौती मात्र देखा जाए 14 दिन में पूरा किया है। अत्यधिक ठंड के कारण और कम ऑक्सीजन स्तर जैसी परिस्थितियों का इन्होंने सामना भी किया। यह मार्ग देखा जाए लगभग 17,560 फीट की ऊंचाई तक जाता है। जो बेस कैंप है वो 17,560 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जहां उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों का सामना करना पड़ता है। यहां पर देखा जाए कठिन ट्रैक वाले स्थानों पर उन्होंने साइकिल थी, साइकिलिंग करते हुए तो जा रहे थे, जहां जहां पर देखा जाए जो कठिन ट्रैक थे, जहां पर उबड़ खाबड़ रास्ता था, उन्होंने साइकिल को उठा के अपने कंधे पर रख लिया और आगे बढ़ती रही और अपने धैर्य साहस का परिचय दिया। इसी के साथ ही देखा जाए वो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला बन गई। ठीक है, भारत की पहली महिला बन गई है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि सबरीमाला केस की 9 जज की संविधान पीठ की सुनवाई कब से प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2026 से, 5 अप्रैल 2026 से, 7 अप्रैल 2026 से या 10 अप्रैल 2026 से? दूसरा प्रश्न है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का मिशन मित्रा किससे संबंधित है? उपग्रह प्रक्षेपण से, क्रू बिहेवियरल स्टडी से, चंद्रमा पर लैंडिंग से या रॉकेट इंजन परीक्षण से? क्वेश्चन नंबर 3 है भूमिका यादव से संबंधित किस ब्रांड के लिए इन्होंने रैंप वॉक किया है? गुची, डियोर, चैनल या जारा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर, ब्रांज या फिर कोई पदक नहीं जीता है। ठीक है। और अंतिम सवाल है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? दुबई एयरपोर्ट, यहां पर देखा जाए सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, हिथ्रो एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट? ठीक है, अब आपको बताना है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसको घोषित किया गया है। ठीक, तो ये थे, लगभग 35 मिनट में समाप्त हुआ, 35 से 37 मिनट के अंदर हमारा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। और इसमें हमने पिछले 3 दिन के जो करंट अफेयर हैं, क्योंकि संडे को यूपी स्पेशल का वीडियो आया था, तो संडे को वीडियो आया नहीं था करंट अफेयर का, संडे का वीडियो यानी 5 तारीख का वीडियो, 6 तारीख का और 7 तारीख का। कल से हम लोग लगातार 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख ऐसे वीडियोस आपके बीच में आते रहेंगे। और अब से लेकर लगातार आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू सब कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ भी हूँ और रेगुलर भी हूँ। ठीक है, चलते हैं, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।